नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी और अहम खबरों में। मैं लेकर आई हूँ राजनीति से लेकर देश दुनिया तक की हर जरूरी अपडेट, बिल्कुल स्पष्ट और भरोसेमंद अंदाज में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा का औपचारिक स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत ब्राजील एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक में व्यापार, रक्षा सहयोग, ऊर्जा, कृषि और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी आयोजित की गई। एआई इम्पैक्ट समिट में 86 देशों और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र में जिम्मेदार एआई विकास, पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और मानव अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सम्मेलन में नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वैश्विक स्तर पर एआई के नैतिक उपयोग और सहयोगात्मक ढांचे को मजबूत करने पर सहमति बनी, जिसे भविष्य की तकनीकी दिशा तय करने में अहम कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी की मानव केंद्रित एआई सोच को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत एआई को केवल तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण के साधन के रूप में देखता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेशी विकास के भारतीय मॉडल को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने ये भी बताया कि भारत एआई इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एआई समिट में हुए विरोध प्रदर्शनों पर किरण रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समूह देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गलत संदेश देना उचित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत तकनीकी नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ऐसे प्रयासों से उसकी वैश्विक साख पर असर नहीं पड़ेगा। सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने जवानों के साहस और बलिदान की सराहना की और कहा कि सुरक्षा बलों ने पिछले वर्षों में बड़ी सफलता हासिल की है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं को तेज करने और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने का भरोसा दिया। बंगाल चुनाव से पहले 48 कंपनियों के केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त निगरानी और फ्लैग मार्च की भी योजना बनाई गई है। गोरखपुर हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ितों को उचित मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी ने घटना को कानून व्यवस्था की विफलता बताया। वहीं सरकार की ओर से जांच के आदेश और राहत कार्यों की जानकारी दी गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल अभियान चलाया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच दोनों दलों के समर्थकों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा बढ़ाई और प्रदर्शन स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात किया। मानहानि केस में राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में पेश हुए, जहां उनके नए जमानतदार को पेश किया गया। अदालत ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर अगली सुनवाई की तारीख तय की। इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, जबकि विरोधी दलों ने कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करने की बात कही। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठाए और कहा कि राज्य को सक्रिय नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने प्रशासनिक निर्णयों पर भी टिप्पणी की और सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। जेडीयू की ओर से इन बयानों को अनुचित बताया गया। बिहार की राजनीति में इन टिप्पणियों के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एमपी विधानसभा के बजट सत्र में कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिन्हा के बीच तीखी बहस हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और सदन में शोर शराबा बढ़ गया। स्पीकर को हस्तक्षेप कर स्थिति शांत करानी पड़ी। बजट प्रस्तावों और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल के ट्रायल रन की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 22 फरवरी को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। ये परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी लाएगी।
अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों से लैस ये कॉरिडोर एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। विदेश कैबिनेट बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यापार समझौते, रणनीतिक साझेदारी और विकास परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार ने वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सोनपुर में 2030 तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी मिल गई है। ये परियोजना क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। राज्य सरकार और केंद्र के सहयोग से बनने वाला ये हवाई अड्डा पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को गति देगा। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। यूजीसी के फैसलों के खिलाफ लखनऊ में सवर्ण समाज मोर्चा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा नीतियों में बदलाव की मांग उठाई और ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके हितों की अनदेखी की जा रही है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक इलाके में संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है तथा आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सीसीटीवी निगरानी और पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। पर्यटन और बाजार क्षेत्र होने के कारण प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और स्थानीय व्यापारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कई आपराधिक मामलों में वांछित है और विदेश भागने की आशंका है। एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि वो देश छोड़कर न जा सके। इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बताया गया है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर की गई। पूछताछ में घटना की साजिश और इसके पीछे की मंशा को लेकर महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अन्य संभावित कड़ियों की भी जांच कर रही हैं। देवरिया में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश का मामला सामने आया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बदमाश हथियारों के साथ दुकान में घुसे, लेकिन स्थानीय लोगों और कर्मचारियों की सतर्कता से उनकी योजना विफल हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में चेन स्नैचर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ। उसके पास से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में शराब के नशे में मारपीट का मामला सामने आया। स्थानीय निवासियों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित लोगों को हिरासत में लिया। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से संयम बरतने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। गोपालगंज में मेथेनॉल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर से अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया और स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन क्षेत्र को घेर लिया। किसी बड़े हादसे से बचने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। जहानाबाद में नीट छात्रा मामले में सीबीआई ने तीसरी बार पूछताछ की। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े तथ्यों और सबूतों की गहन समीक्षा की है। परिवार और संबंधित व्यक्तियों से विस्तृत बयान लिए जा रहे हैं। इस मामले ने शिक्षा प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीबीआई ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा दिया है। बांदा कोर्ट ने पोर्नोग्राफी मामले में एक जूनियर इंजीनियर और उसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए कठोर टिप्पणी की। फैसले के बाद कानूनी विशेषज्ञों में चर्चा शुरू हो गई है। दोषियों को उच्च अदालत में अपील का अधिकार है। इस निर्णय को समाज में कड़ा संदेश देने वाला बताया जा रहा है। गोरखपुर में शादी समारोह से बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय सूचना के आधार पर उसे पकड़ा। पीड़िता को चिकित्सकीय सहायता और परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन ने मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। किन्नौर में खारो ब्रिज के पास भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।
सीमा सड़क संगठन ब्रो ने 2 घंटे के भीतर मलबा हटाकर मार्ग बहाल कर दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बदलते मौसम के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी है। सोनीपत में नेशनल हाईवे -44 पर निजी बस हादसे में परिचालक की मौत हो गई। बस के अनियंत्रित होने से ये दुर्घटना हुई बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य किया गया। कानपुर देहात में कार तालाब में गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जयपुर में एक दर्दनाक हादसे में रेलिंग का सरिया कार में घुस गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण हुई बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों ने सड़क सुरक्षा मानकों की समीक्षा की आवश्यकता बताई है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में स्पीड कंट्रोल उपायों की मांग की है। शकरपुर इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई, जिससे वहां मौजूद 5 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन तेज रफ्तार में था और चालक नियंत्रण खो बैठा। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया है और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है। राजकोट में एक सिटी बस रेलिंग तोड़कर दूसरी लेन में घुस गई। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन समय रहते चालक ने बस को रोक लिया। प्रशासन ने तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं ताकि ब्रेक या स्टीयरिंग सिस्टम में किसी खराबी की पुष्टि हो सके। घटना के बाद ट्रैफिक कुछ समय के लिए बाधित रहा। इंदौर में नशे की हालत में एक स्कॉर्पियो चालक ने दुकान में टक्कर मार दी, जिससे 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ अभियान तेज करने की बात कही है। नोएडा में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार महिला ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर तकनीकी परीक्षण शुरू कर दिया है। सहारनपुर में एक सूखा पेड़ ऑटो पर गिर गया, जिससे 6 लोग घायल हो गए। घटना तेज हवा के कारण हुई बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। नगर निगम ने पुराने और कमजोर पेड़ों की पहचान कर उन्हें हटाने का अभियान चलाने की घोषणा की है। भावनगर में एक मेडिकल एजेंसी और अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। समय रहते मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। कुशीनगर में एक गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें तेजी से फैल गई। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील सामग्री के कारण आग भड़की हो सकती है। तमिलनाडु के एरोड में एक गोदाम में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग से भारी नुकसान की आशंका है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया था ताकि कोई जनहानि न हो। घटना के कारणों की जांच जारी है और सुरक्षा उपायों को सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। केमिकल ड्रम से भरे कंटेनर में आग लगने की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। दमकल विभाग ने विशेष उपकरणों की मदद से आग पर नियंत्रण पाया। ज्वलनशील रसायनों के कारण स्थिति गंभीर हो गई थी। प्रशासन ने कंटेनर परिवहन से जुड़े सुरक्षा नियमों की समीक्षा करने की बात कही है। झांसी में खराब सड़क मरम्मत को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने जांच का आश्वासन देते हुए गुणवत्ता मानकों की समीक्षा करने की बात कही है। शिवपुरी में एक पार्षद ने सफाई व्यवस्था से नाराज होकर कार्यालय के बाहर गोबर डलवा दिया।
यह विरोध प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया बताया जा रहा है। घटना के बाद नगर परिषद में हंगामा मच गया। अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया है। उन्नाव में एक पिता ने बेटी के साथ आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें पिता की मौत हो गई जबकि बेटी को बचा लिया गया। घटना के पीछे पारिवारिक तनाव या आर्थिक कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 शिक्षक भी घायल हुए। परिसर में तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है और शांति बनाए रखने की अपील की है। चंडीगढ़ में 54वां रोज फेस्टिवल धूमधाम से आयोजित किया गया, जहां विभिन्न किस्मों के गुलाबों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रशासन ने इसे पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने वाला आयोजन बताया। कुरुक्षेत्र में भारत रणभूमि दर्शन कार्यक्रम के तहत कारगिल योद्धाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में वीर सैनिकों की बहादुरी को याद किया गया और युवाओं को देशभक्ति का संदेश दिया गया। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग किया। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में पारंपरिक जल्लीकट्टू आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रतिभागियों के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बड़ी संख्या में दर्शक इस पारंपरिक खेल को देखने पहुंचे। प्रशासन ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की। फिल्म बंदर में बॉबी देओल की एंट्री की घोषणा के साथ ही दर्शकों में उत्साह बढ़ गया है। फिल्म 22 मई को रिलीज होने वाली है और इसे एक एक्शन ड्रामा के रूप में पेश किया जा रहा है। निर्माताओं का दावा है कि फिल्म में अलग तरह की कहानी और दमदार प्रस्तुति देखने को मिलेगी। रजनीकांत और कमल हासन 4 दशक बाद एक साथ नजर आने वाले हैं, जिससे सिनेमा प्रेमियों में खास उत्सुकता है। दोनों दिग्गज कलाकारों ने अपने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं। इस संभावित सहयोग को भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। शकीरा 19 साल बाद 10 अप्रैल को मुंबई में लाइव कॉन्सर्ट करेगी। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार के इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम को लेकर उनके भारतीय प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों के अनुसार कॉन्सर्ट में उनकी लोकप्रिय हिट गानों की प्रस्तुति होगी और अत्याधुनिक लाइट व साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। टिकटों की बिक्री शुरू होते ही तेज प्रतिक्रिया मिली है, जिससे कार्यक्रम के हाउसफुल होने की संभावना जताई जा रही है। ये कॉन्सर्ट भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हो सकता है।